नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। महाराष्ट्र बीजेपी ने राज्य कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने मुंबई में 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय सूची में सलीम खान का नाम एक फर्जी नाम में शामिल किया। तो जी हाँ, बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कृत्य कांग्रेस की ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीतिक का उदाहरण है, जिससे शहीदों के सम्मान को ठेस पहुंची है। जी हाँ, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के संवेदनशील घटना का राजनीतिकरण कर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। पार्टी ने इस मामले पर कांग्रेस से स्पष्टीकरण और माफी की मांग की है, जबकि यह विवाद राज्य की राजनीतिक में नए तनाव और चर्चाओं में जन्म दे रहा है। काल 26/11चा मुंबईवरचा हल्ला झाला। या हल्ल्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र काँग्रेसने एक ट्विट केलं आहे। हे ट्विट मी तुम्हाला दाखवतो। या ट्विटमध्ये महाराष्ट्र काँग्रेसनं जाणीवपूर्वक एक असं नाव घुसवलं की ज्याचा या संपूर्ण प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही। काँग्रेसनं काय म्हटलंय ट्विटवर, 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या सर्व ज्ञात अज्ञात निर्दोष नागरिकांना तसेच या हल्ल्यात मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची बाजी लावणारे शहीद हेमंत करकरे, तुकाराम ओंबळे, अशोक कामटे, सलीम खान, लक्षात घ्या, सलीम खान व इतर बहादूर जवानांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। आता सलीम खान नावाचं कोणीही जवान किंवा सलीम खान नावाचा एकही व्यक्ती मुंबईच्या हल्ल्यामध्ये शहीद झाला नाही, परंतु जाणीवपूर्वक सलीम जावेदची स्टोरी लिहायची, फेक नरेटिव्ह पसरवायचा, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईतल्या मुस्लिम लोकांची मतं मिळवायची, यासाठी अशा पद्धतीनं सलीम खान नावाचं एक कॅरेक्टर उभं केलं जातं। आणि काय सांगितलं जातं तर 26/11च्या हल्ल्यामध्ये ते शहीद झाले। आता हे सलीम खान नावाचं कॅरेक्टर अस्तित्वातच नव्हतं। आपण संपूर्ण रेकॉर्ड तपासा, त्याच्यामध्ये कुठेही सलीम खान नावाचा कोणीही व्यक्ती शहीद झाला नाही। तरीही जाणीवपूर्वक एका धर्माचं लांगुलचालन करण्यासाठी आणि मतं मिळवण्यासाठी अशा पद्धतीनं सलीम खान नावाचं कॅरेक्टर याच्यामध्ये घुसवलं जातं। हे मतांचं लांगुलचालन आहे। सलीम जावेदच्या स्टोरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न जसा झाला तसंच काँग्रेसच्या वतीनं अशा पद्धतीनं फेक स्टोरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। परंतु आपल्याला कल्पना असेल, मुंबईमध्ये अशा पद्धतीनं तुम्ही कितीही मतांचं लांगुलचालन करण्यासाठी असे ट्विट करत असाल तरी तुम्हाला मुंबईकर हे सहन करणार नाहीत। जेव्हा ही बाब आम्ही निदर्शनास आणून दिली तेव्हा काँग्रेसनं या सगळ्या प्रकरणामध्ये पळ काढला आणि हे ट्विट डिलीट करून टाकलं आणि काँग्रेस नेहमीप्रमाणे पाय लावून पळून गेली। काँग्रेसची सवयच आहे, एखादा मुद्दा टाकायचा, एखादा मुद्दा समोर आणायचा आणि त्याच्यावर विरोध झाला की पळून जायचं। हे राहुल गांधी देखील सातत्यानं करतात। राहुल गांधीने देखील स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना माफीवीर म्हटलं होतं आणि मग कोर्टामध्ये त्यांना माफी मागावी लागली। आता देखील मुंबई काँग्रेसनं अशा पद्धतीचा एक फेक नरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न केला आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, हे ट्विट डिलीट केलं। परंतु ही काँग्रेसची मानसिकता काय आहे? हर्षवर्धन सपकाळ, तुम्ही याचं उत्तर दिलं पाहिजे। हा सलीम खान तुम्ही कुठून आणला? या सलीम खानला कसं जन्माला घातलं? हा सलीम खान कोण आहे? या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं हर्षवर्धन सपकाळ तुम्हाला द्यावी लागतील। आणि मुंबईकर हा प्रश्न विचारतायत की असे फेक नावं तुम्ही का घालतायत? हर्षवर्धन सपकाळ आणि महाराष्ट्र काँग्रेसला याचं उत्तर द्यावं लागेल। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस और वामथापी इकोसिस्टम विदेशी खातों के माध्यम से भारत में 3 प्रमुख नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, पात्रा के अनुसार ये नैरेटिव है वोट चोरी का भ्रम पैदा करना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सुरक्षा बलों को लेकर गलत जानकारी फैलाना और संगठन तथा प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करना। जी हां, पात्रा ने कहा कि ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के वैश्विक छवि के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे प्रयास का उद्देश्य जनता में अविश्वास पैदा करना और सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल को प्रभावित करना है। अब मैं बहुत संक्षेप में भारत में कुछ ऐसे नरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया, वैसे 3 नरेटिव के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। यह जो वोट चोरी का नैरेटिव सेट किया गया हिंदुस्तान में,
उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा। दूसरा नरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक, इस प्रकार का एक माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया। और तीसरा विषय संघ परिवार और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के ऊपर हमला करने का जो नैरेटिव है, यह नैरेटिव भी विदेश से किस प्रकार संचालित हुआ। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बीआरएस विधायक जगदीश रेड्डी ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि क्या यहां से कोई वहां बुरी नजर डालने गया था? अगर कुछ हुआ है तो उनकी ही नजर हम पर लगी हो। जी हां, क्योंकि वे बड़ी संख्या में हैदराबाद आते हैं। रेड्डी के इस बयान ने राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। रेड्डी ने विपक्षी नेताओं पर यह भी आरोप लगाया कि बिना सोचे समझे और बिना जुबान पर नियंत्रण के ऐसे लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఎవడన్నా పోయొచ్చిండు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళాడికి తగిలితే వాళ్ళ దృష్టి ఎక్కడ తగులుతుంది కానీ ఆడికి పోనోని దృష్టి ఎక్కడ తగులుతుంది? ఏం తెలివి అది? ఇక అటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు ఉప ముఖ్యమంత్రులు అవుతారు. ఏం చెప్తాం మరి మనం? మాట్లాడేటప్పుడు ఓ నాలుక కంట్రోల్ లేకుండా, బుర్రకు పని పెట్టకుండా, రోజు వస్తే వచ్చిపోయేటోళ్ళు వందలాది వేలాది మంది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు హైదరాబాద్ను చూసేది వాళ్ళు. ఏమంటాం మనం? నరదృష్టి పడింది అని అంటాం చాలా విషయాలలో. చూసి వస్తానికి బాగా ఎక్కువ మంది చూసిపోతే ఓ చేనెమ్మడి పోతుంటే బాగుంది చేను అని చెప్పి అంటారని చెప్పి పాపం దిష్టి బొమ్మలు కట్టుకుంటారు. మరి కట్టుకుంటాం, ఆయన దిష్టి బొమ్మ వద్దన్నాడు, మనం ఆపినామా? పిచ్చి మాటలు, తెలివి తక్కువ మాటలు, माइंडलेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। अपनेपन का है ये नाता विष्णु देव के साथ, नियत निलानार से हो रहा बस्तर का विकास। नियत निलानार ये हम सबका है गाँव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल। जुड़ गए बस्तर के गाँव शहरों की राहें, मिलकर हम बस्तर ये भय मुक्त बनाए। बिजली आ जाने से बस्तर जगमगाए, टावर लग जाने से फोन हर घनघनाए। सेवा सुरक्षा सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य के साथ, नियत निलानार से हो रहा बस्तर का विकास। हरिया संस्कृति से बस्तर जगमगाए, पांडुम ओलंपिक से युवा खिलखिलाए। तेंदुपत्ता महुआ से आवक बढ़ती जाए, बस्तर के जो साथ है विष्णु देव साए। आगे बढ़ रहा है बस्तर विष्णु देव के साथ, गांव नगर को संवारा हुआ बस्तर का विकास। देखो ये बदला नजारा हुआ बस्तर का विकास। मध्य प्रदेश के उज्जैन नए आकाशवाणी केंद्र के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बताया। जी हां, उन्होंने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से स्थानीय कलाकारों, प्रतिभाओं और युवाओं को मंच मिलेगा,
जिससे उनकी रचनात्मक को नई दिशा और नया प्रोत्साहन मिलेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नया आकाशवाणी केंद्र जैन की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत करेगा तथा शहर के समग्र विकास में नई गति जोड़ेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि यह पहल सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आकाशवाणी है, आप उज्जैन के इस केंद्र से क्या सुन के कितना इस कान को परमात्मा ने कितनी प्रतीक्षा कराई ये सुनने के लिए कि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आकाशवाणी दुनिया भर में आकाशवाणी होगी, लेकिन आकाशवाणी यहाँ देववाणी के रूप में होगी, हमारे महाकाल वाणी के रूप में होगी। आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है। और जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। उज्जैन के अंदर किया जाने वाला काम उज्जैन का नहीं है, ये उज्जैन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से अवंतिका, और अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो। लेकिन हमारा भाग्य है अयोध्या, मथुरा, माया, अयोध्या से शुरू हुई है कल कहानी। जोरदार जय जय श्री राम। तो अयोध्या से शुरू हुई तो अवंतिका पे आ गई है। मथुरा, माया ये और बाकी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गीता जयंती भी आ रही है और यहाँ महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी, भगवान कृष्ण का धाम। अगर मथुरा का आनंद के साथ द्वारका में उनकी वैभव को देखा जाता है तो ये भी तो शिक्षा स्थली है। हमारी सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है। भगवान की लीला जहां जहां हुई वो तीर्थ अद्भुत बनाने वाले हैं, सब पे काम करने वाले हैं। इसलिए सांदीपनि आश्रम भी बहुत बढ़िया बनेगा। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर को सभी विकास खंडों, जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद्भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का संदेश जन जन तक पहुँचाना और सनातन संस्कृति का व्यापक प्रसार करना। जी हाँ, इस अवसर पर ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही, जिसमें प्रतिभागी गीता महोत्सव.com के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस उत्सव में शामिल होकर भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत करने में अपना योगदान दें। नमस्कार। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी जिला, विकासखंड, संभागीय मुख्यालय पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जा रहा है, ताकि युग युगांतर श्री कृष्ण के मानव कल्याण का संदेश हम आत्मसात कर सकें। प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ राज्य की प्रमुख जेलों में बंदी श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के वीर भारत न्यास द्वारा गीता पाठ के साथ साथ गीता प्रतियोगिता आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी छात्र और अन्य आम नागरिकों के साथ हमने बंदियों को भी भाग लेने की सुविधा दी है। प्रतियोगिता में सफल होने वाले छात्रों, बंदियों, आम नागरिकों सभी के लिए 70 प्रकार के पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कारों में भी 1,51,000, 31,000 ऐसे अलग अलग नगद राशि के अलावा लैपटॉप, ई-बाइक्स, ई-रिक्शा, ई-ऑटो एवं 2-2 वर्ष की छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं।
सभी कलेक्टर्स, शिक्षा अधिकारी, सभी प्रकार के अधिकारी, जेल के अधिकारी प्रतियोगिताओं में तथा गीता पाठ में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करें। वैसे आम तौर पर गीता जयंती के अवसर पर इस आयोजन से जुड़कर सभी लोगों का रुचि भी बनती है और हमको पसंद भी आता है। ऐसे में भगवत गीता का प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन से आचार्य सांदीपनि के आश्रम से माना गया है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले यहीं शिक्षा ग्रहण की थी। 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे पुराण, उपनिषद, सबका निचोड़ अगर कहीं है एक ग्रंथ के अंदर, वो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। इस अवसर पर हम सबका प्रयास है कि श्रीमद् भागवत गीता की जयंती को अविस्मरणीय बनाएं। आइए हम सब इन सारी चीज़ों से जुड़ें और गीता जयंती के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लें। तो फिलहाल के लिए अभी के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4TB न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। अपनेपन का है ये नाता विष्णु देव के साथ, नियत नीलानार से हो रहा बस्तर का विकास। नियत नीलानार ये हम सबका है गांव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल। जुड़ गए बस्तर के गांव शहरों की राहें, मिलकर हम बस्तरिए भय मुक्त बनाए। बिजली आ जाने से बस्तर जगमगाए, टावर लग जाने से फोन हर घन घनाए। सेवा सुरक्षा सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य के साथ, नियत नीलानार से हो रहा बस्तर का विकास। हरिया संस्कृति से